नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुशवाहा भावना आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक नई पहल करने जा रहे हैं जो कि इंटरव्यू की सीरीज है। देखिए, जनरली मैं यूपीएससी के लिए कंटेंट बनाता हूं, वीडियोस बनाता हूं और उसी को अपलोड करता हूं अपने चैनल पे। पर अभी ऐसा कोई व्यक्ति मेरे पास नहीं है जिसका मैं यूपीएससी वालों सेलेक्टेड बंदों का इंटरव्यू ले सकूं। पर मेरा मानना ये है कि चाहे एग्जाम यूपीएससी का हो, चाहे नीट का हो, चाहे जेईई का हो, संघर्ष हर जगह है, कठिनाई हर जगह है। बिना संघर्ष के कोई भी एग्जाम नहीं निकलता है, बिना कठिन मेहनत कोई एग्जाम नहीं निकलता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम कोई भी एग्जाम हो, अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं उन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है, तो हमें ये तो पता चलेगा कि कैसे संघर्ष किया उसने, कैसे अपनी तैयारी को उसने बेहतर बनाया और उसमें क्या क्या उसके जीवन में रुकावटें आई। तो आज इसी कड़ी में हमसे बात करने के लिए आज के हमारे जो मेहमान हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, जिनका नाम है प्रद्युम्न कुशवाहा। तो हमारे प्रद्युम्न जी हैं, इन्होंने अभी हाल ही में जो नीट की एग्जाम हुआ है 2023 में, इन्होंने भी हाल ही में जो रैंक इनकी आई है, बहुत अच्छी रैंक आई है। इनका जो स्कोर था वो 611 नंबर थी, जो बहुत अच्छे नंबर माने जाते हैं 620 नंबर में। जो इनकी ऑल इंडिया रैंक थी वो थी 22,721 रैंक थी, ऑल इंडिया रैंक थी। और जो स्टेट वाइज थी, जो हमारे एमपी में, वो थी 373 रैंक, ये बहुत अच्छी रैंक मानी जाती है। और ये मतलब मैं इनसे बहुत पहले ही मिला हूँ, तब से मैं इनको देख रहा हूँ, ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अब आगे परिचय खुद देंगे। तो प्रद्युम्न जी, कैसा लग रहा है आज आपको हमारे साथ बात करके? अच्छा लग रहा है सर। है ना? तो देखिए, ये प्रद्युम्न जी हैं, इन्होंने इनका जो गृह निवास है वो यहाँ पे आपका रीवा से कुछ दूर आप जाएंगे, बंधुआ के पास बेलवा है। बाकी खुद बताएंगे कहाँ से हैं, अपना परिचय आप दें प्रद्युम्न जी। नमस्कार सर। सर मैं प्रद्युम्न कुमार कुशवाहा, बेलवा पैकार, डिस्ट्रिक्ट रीवा, मध्य प्रदेश से हूँ। सर मैं अभी नीट 2023 में 611 नंबर सर लाया हूँ। हाँ, तो देखिए, आपने जो चीज अभी अचीव किया है, आपको खुद नहीं पता होगा आपने क्या किया है। नीट कहता है इतना टफ एग्जाम होता है मेरे हिसाब से, लोग इतना सालों साल इसके लिए मेहनत करते हैं, इतना ज्यादा संघर्ष करते हैं। तो आपकी अगर हम क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे कुछ क्वेश्चन होंगे और आपके जवाब होंगे, ठीक है? हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि रिजल्ट आने के बाद आपको कैसा लग रहा है और लोगों की प्रतिक्रिया क्या हो गई जब से रिजल्ट आया आपके जीवन में, रिजल्ट आपका हुआ, आप एज अ कैंडिडेट सेलेक्ट हुए उसके लिए, तो क्या बदलाव हुए और आपको लोगों से प्रतिक्रिया क्या मिल रही है? सर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। सर मुझे लग रहा है कि अब मैं अपना और अपने फैमिली यानी अपने परिवार का सपना पूरा कर सकूंगा। और जो मेरे पेरेंट्स बहुत ही मिडिल फैमिली से हम लोग, तो सर वो बहुत ही परिश्रम करके मुझे यहाँ तक पढ़ाए हैं और मैं उनको एक अच्छी लाइफ दे सकूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल, और आप देना भी चाहिए। तो दूसरा मेरा सवाल ये रहेगा आपसे कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, आपका बैकग्राउंड, थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपका घर कहाँ है, आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई। जैसे एक मिथ बना है ना समाज में हमारे कि जो लड़का सीबीएसई स्कूल से पढ़ेगा, इंग्लिश मीडियम से पढ़ेगा, वही बड़े बड़े एग्जाम निकाल सकता है। तो क्या आपने कोई ऐसी स्कूल से पढ़ाई की कि आप किस कैसे स्कूल से हैं, थोड़ा बताइए अपने बारे में। नहीं सर, मैं तो मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। हाँ, सर मैं शुरुआत यानी कक्षा 1 से ही कक्षा 12वीं तक मैं पूरा हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। पूरा हिंदी। सर मेरे पास इतने पैसे भी नहीं रहते थे कि मैं बाहर अलग से कोचिंग कर पाऊँ। तो सर मेरा केवल स्कूल से टेंशन था बस, और कुछ तो आपका स्कूल गवर्नमेंट था कि नहीं सर, गवर्नमेंट पूरा कक्षा मतलब 1 से आपने पूरी पढ़ाई पूरा गवर्नमेंट सरकारी स्कूल से, सरकारी स्कूल से प्लस हिंदी मीडियम से हिंदी में पढ़ाई की है? Yes, sir. मतलब ये मिथ गलत है कि जो लड़का सीबीएसई से पढ़ेगा, बहुत बड़ी संस्थान से पढ़ेगा, वही जाके ऐसे कोई एग्जाम देगा, ऐसा कुछ नहीं, ये सब मिथ है ना। Yes, sir. आप इसके जीते जाके उदाहरण है कि आप प्रॉपर सरकारी स्कूल से पढ़े हुए और इस एग्जाम को क्वालिफाई किया Yes, आपने, sir. है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सर। तीसरा क्वेश्चन ये है, जो डॉक्टर बनने का विचार है, जो सपना है, ये आपका खुद का है कि आपने कहीं से डॉक्टर किया, किसी ने आपको प्रेशर किया, किसी ने आपको बताया कि भाई ऐसा कर लो? ये कहाँ से आया, ये सपना कहाँ से आया मैंने डॉक्टर बनने का? सर एक्चुअली मैं तो सर लोअर मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। सर मेरे परिवार में सर कोई डॉक्टर नहीं है। मैं एक पहला बंदा हूँ जो इस फील्ड में आया। इस फील्ड में आया। सर मुझे कोई जानकारी भी नहीं थी। उसके बाद मैं 12th में अपने फीस वाले टीचर से एक दिन का क्वेश्चन पूछने गया था, तो सर मेरे को समझाया कि बेटा ये ऐसे सब कुछ समझाए। उसके बाद सर बोले कि बेटा तुम फ्यूचर में क्या करने वाले हो? मैं बोला सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? तो फिर सर बोलते हैं बेटा तुम्हारी फीस काफी हद तक ठीक है, तो एक काम करो तुम इस फील्ड में आओ। टीचरों ने आपको समझाया? मेरे फीस वाले टीचर ने समझाया कि बेटा तुम नीट फील्ड में आ जाओ। मैं बोला सर नीट क्या होता है? फिर सर ने मुझे पूरी जानकारी दी नीट के बारे में। उसके बाद फिर तो मैं इसमें सिलेबस देखा, तो सर फिर मैं इस फील्ड में आ गया। इस फील्ड में आ गया। यस सर। मतलब ये सपना आपने, जब लोगों ने आपको बताया कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप क्या क्या कर सकते हो, तब जाके आपका इस फील्ड में रुझान बना, ऐसे ही है ना? चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फिर जैसे आपने बताया कि आप एक सरकारी स्कूल से पढ़े लिखे, लोगों ने आपको बताया कि आप ऐसा कर सकते हैं, फिर आपका रुझान बना कि हम डॉक्टर बनने के लिए मतलब ये काम कर सकते हैं। फिर तैयारी कैसे चालू हुई?
जैसे 12वीं का रिजल्ट आया होगा, Yes, 12वीं sir. आपने पास किया होगा, Yes, sir. फिर कैसे तैयारी चालू, मतलब पहला क्षण क्या था, पहला प्रोसेस क्या थी तैयारी में आने के लिए, तैयारी कहाँ से चालू हुई आपकी? सर सबसे पहले मैं थोड़ा कहना 12th चाहोगे के लिए? Yes. तो जैसे मैं 12th पास हुआ, फिर हम्म। उसके बाद सर मुझे बहुत सारे लोग होते हैं जो दिसंबर में ही फॉर्म भर देते हैं, तो मुझे कोई जानकारी नहीं थी, तो मैं फॉर्म नहीं भर पाया। तो उसके बाद मैं अपनी अगस्त से अपनी कोचिंग स्टार्ट किया। मेरी कोचिंग पीके स्कूल के जस्ट पीछे सीमा एकेडमी नाम से है, मतलब आपने एक तो वहाँ प्राइवेट एक संस्था में अपने कोचिंग कोचिंग की हाँ। ऑफलाइन सर। हाँ। तो सर उसमें कोचिंग किया और सर मैं 1 साल 2 साल मतलब लगातार कोचिंग किया। 2 साल आपने यस सर। ये बात कब की है सर? सर मैं 2018 से स्टार्ट किया सर। 18 से आपने कोचिंग चालू की, 18 और 19 साल आपने कोचिंग की, यस है ना? सर। फिर इसके बाद वहां से आपने तैयारी चालू की, यस सर। तो इसके लिए आपने रूम लेके रहा होगा, यस सर। इसके लिए काफी पैसे खर्च हुए घर वालों के, यस सर। तो कैसे मैनेज होता रहा है ये सब चीजें? तो आप कुछ करते भी थे कि पूरा सपोर्ट घर से ही था? नहीं सर, पूरा सपोर्ट घर से ही था। हाँ। मेरे पापा जैसे अपने पास जमीन भी नहीं है, तो हम लोग किसी दूसरे खेत लेके हम लोग पढ़ाई करते हैं। मतलब दूसरा खेत ले उसी में हम लोग ग्रोइंग किए। एक बात अभी आपने कही कि आपके पापा जी दूसरे खेत लेके यस सर काम करते हैं, यस सर। आपका खुद का सर मेरे पास 1 बीघा जमीन है सर। 1 बीघे में सर क्या होता है आज के टाइम पे? मतलब आपके फादर ने आपको दूसरे के खेत में काम करके पढ़ाया और Yes, आज sir. आपको इस काबिल बनाया, क्या बात है, मानना पड़ेगा। और मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपके फादर ने इतना किया है तो आप जरूर कुछ ना कुछ करिएगा इनके लाइफ यस सर, मैं जरूर ठीक है। कोशिश करूंगा। तो जैसे आपने बताया कि आप कोचिंग ज्वाइन किया आपने, यस ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जब हम पढ़ाई करने आते हैं यस सर। तो बहुत सारी बुक होती हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, आपका पढ़ने का तरीका क्या था? आपने कोई मतलब कोई बुक रेफर की या फिर आपने एनसीईआरटी वगैरह, आपने शुरुआत कहाँ से की इसकी? सर एक मैं शुरू में हिंदी आपने मीडियम क्या था, किया? मैं पूरा एमपी बोर्ड से पढ़ा था पहले। तो उसके बाद में जैसे सर इसमें आया था नीट फील्ड में, इसमें पूरा सीबीएसई एनसीईआरटी लगता है उसमें। तो फिर एनसीईआरटी से स्टार्ट किया। मैं केवल एनसीईआरटी से पढ़ा हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा हूँ। हाँ ये है कि जहाँ पर मुझे डाउट आता था तो सर डाउट के लिए मैं यूट्यूब से देख लेता था, और वैसे मेरे बुक केवल एनसीईआरटी थी। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपने एनसीईआरटी को ही अपना हथियार बनाया यस सर पूरी तरह से, यस सर। है ना? और एनसीईआरटी के अलावा एक्स्ट्रा क्या पढ़ा आपने? नहीं सर, केवल पढ़ने के लिए सर मैं केवल एनसीईआरटी पढ़ता था। हाँ। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करूँ तो उसमें मैं यूसेस लगाता था। हाँ। और बायो के लिए एस चार्ट बुक होती थी उसको लगाता था, क्योंकि मतलब एस चार्ट बुक एनसीईआरटी को ही बहुत ज्यादा पढ़ा, यस सर मल्टीपल टाइम पढ़ा होगा, यस सर उसी को पूरा बेस रहे, है ना? यस सर। केवल एनसीईआरटी एनसीईआरटी वैसे बहुत जरूरी, चाहे वो यूपीएससी के लिए हो चाहे नीट के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए। सर नेट में क्या होता है ना कि एनसीईआरटी के अलावा कुछ आता भी नहीं है। अगर बायो की बात करूँ मतलब तो पूरा बायो एनसीईआरटी से ही पूरा आता है। पूरा अगर किसी बंदे की अच्छी खासी कमांड हो एनसीईआरटी में तो वो क्वालिफाई कर हाँ लेगा। 90 से 90 कर सकते क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन आते हैं क्या नीट बात में। है। ये तो बड़ा अच्छा, मतलब तो एनसीईआरटी लगती है, अगर हम ढंग से स्कूल टाइम पढ़े तो उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। यस सर आराम से। जैसे ये बताइए, जैसे नीट में जनरली 3 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स आती है, यस सर केमिस्ट्री आती है यस सर और बायो आती है। यस सर। तो तीनों सब्जेक्ट का पढ़ने का जो आपका स्ट्रेटेजी था, तरीका था, एकदम सेम था कि अलग अलग था? नहीं सर, फिजिक्स के लिए और फिजिकल केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री की बात करूँ तो 3 पार्ट में डिवाइड होती है वो, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं फिजिक्स के लिए और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए उसमें से ज्यादा टाइम देता था, और बाकी बायो और फिर जो रेस्ट केमिस्ट्री है उसको इक्वल टाइम देता था। अच्छा, तो मतलब आपने अपने स्टडी को बांट के रखा था पार्टीशन में। Yes, sir. अच्छा तरीका होता है कि हर चीज को बांट के पढ़ो। क्योंकि सर फिजिक्स के लिए तो सर मेन तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही है। अगर हाँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी है आपकी तो आप अच्छा आपका स्कोर कर 11th ले में क्या जाएंगे। सब्जेक्ट है 11th में? सर मैं बायो लिया सर। बायो लिया था, Yes, तभी sir. आपकी फिजिक्स अच्छी थी। यस सर। जनरली ऐसा माना जाता है कि मैथ वाले की फिजिक्स अच्छी होती है और बायो वाली केमिस्ट्री अच्छी होती है, पर आपकी फिजिक्स भी काफी बढ़िया अच्छी थी। थी। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। और जैसे आपने हर बताया कि सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट में अपने स्टडी को डिवाइड करता था, यस सर। तो आपने फिर रिवीजन का क्या तरीका अपनाया? रिवीजन कैसे करते थे? सर मेरा जो तरीका था रिवीजन का, तो मैं वीकली रिवाइज करता था। यानी कि अगर सोमवार से लेकर रविवार को मैं जितना भी पढ़ा हूँ पूरा, मैं जब रविवार आता है तो रविवार के दिन केवल रिवाइज करता हूँ। उसके अलावा कुछ भी नया नहीं पढ़ना। 6 दिन पढ़ा, 7वें दिन पूरा रिवाइज किया। सर ये तो मेरा वीकली रिवीजन था। और मंथली रिवीजन के लिए सर मैं लास्ट के 2 दिन रखा था। महीने के लास्ट के 2 हाँ दिन। महीने के लास्ट के 2 दिन हाँ। मैं केवल रिवाइज करता था। तो जितना इधर एक महीने में पढ़ा, जितना ही पढ़े पूरा पूरा तब उसको पूरा लास्ट में रिवाइज जाके करो। हाँ रिवाइज कर लिया। नहीं तो अगर हम बाद में पढ़ते हैं, मतलब अगर 2, 3, 4 महीने बाद पढ़ते हैं तो पूरा मतलब भूल जाता है, या फिर नया नया ऐसा लगता है, फिर याद करने में उसको बहुत कठिनाई होती है। इसलिए सर मैं ऐसा बनाया था। हाँ, वैसे माना जाता हाँ। है कि रिवीजन करने का एक अच्छा नियम ये होता है कि जो आज आपने पढ़ा है उसको 24 घंटे के अंदर एक बार पढ़ लें, यस सर। और इस चीज को क्या करें कि एक बार 24 घंटे के अंदर पढ़ लें, यस सर। दूसरी बार हफ्ते में एक बार पढ़ लें, और तीसरी बार महीने में एक बार पढ़ लें। आज आपने पढ़ा है उसको एक बार 24 घंटे के अंदर रिवाइज करें, दूसरा एक हफ्ते के अंदर रिवाइज करें, और तीसरी बार 1 महीने के अंदर रिवाइज करें। अगर आप ऐसा रिवाइज कोई चीज करते हो, ये हमें सिखाया गया था हमारे कोचिंग टाइम पे, तो आपको चीजें लंबे टाइम तक याद रहती है। तो अच्छा तरीका है रिवाइज करने का आपका भी। तो यानी कि मेरा वीकली था, मंथली था, और सर लास्ट महीने में यानी एग्जाम के 1 महीने पहले से
केवल मतलब जो टेस्ट में आता था उसमें जो क्वेश्चन मेरे को नहीं बनता था, मेरे से नहीं बनता था, केवल मैं उस क्वेश्चन को, उस टॉपिक को रिवीजन करता था, उसके अलावा कुछ नहीं। जो आपके डाउट वगैरह जो डाउट होते थे या फिर जिसमें मुझे कंफ्यूजन रहता था कि ये होगा ये होगा, तो सर उसको रिवीजन करता था बस। एक बड़ा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये बताइए कि नीट करते टाइम आपने क्या क्या छोड़ा? जैसे जनरली हम जब कोई चीज करते हैं ना, तो डिस्ट्रैक्शन समाज में बहुत है, चाहे सोशल मीडिया हो, किसी दोस्त की शादी हो, किसी के यहाँ जाना है, कोई काम है, फंक्शन, तो आपने क्या क्या चीज छोड़ा, आपने सेक्रीफाइस क्या क्या किया? सर मैं केवल व्हाट्सएप और टेलीग्राम चलाता था सर, उसके अलावा सब कुछ नहीं। यस सर। और सर मेरे फ्रेंड भी ज्यादा नहीं थे, मैं केवल 2 फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड रखे थे और कुछ नहीं सर। और सर मेरे पास एक न्यू नंबर था, मेरे जो पुराना वाला नंबर था उसमें बंद कर दिया था, क्योंकि सर उस टाइम पे सर रिलेशन बहुत सारे कॉल आते हैं, तो फिर उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसके लिए मेरे पास एक न्यू नंबर था, और उसी समय की वो नंबर मेरे केवल फैमिली के पास था और मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड के पास था, उसके अलावा किसी के पास नहीं। यानी कि मैं देखिए कितनी अच्छी बात कही इन्होंने, कितना डिस्ट्रैक्शन होता है। इन्होंने ये बताया कि मैं जब तैयारी करता था डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता था। आप सोशल मीडिया में नहीं थे? नहीं सर, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इसके बिना कैसे मतलब जीवन जी लिया आपने? आज टाइम पे मतलब आज टाइम पे लोग खाना एक बार लेट हो जाएगा, पानी लेट हो जाएगा, पर इंस्टाग्राम और फेसबुक से लोग निकल नहीं पाते हैं। मैं भी कहने के इसका शिकार थोड़ा बहुत हूँ, तो मतलब आप पूरी तरह से डिस्ट्रैक्शन से बचे इस तरीके से ना। तो मैं केवल व्हाट्सएप टेलीग्राम केवल 2 ही पर। ऐसा कभी लगा नहीं जैसे दोस्त कहीं घूमने जा रहा है, कहीं फैमिली में कुछ हो रहा है ना, मैं क्या कर रहा हूँ इस कमरे में, होगा भी कि नहीं होगा, दुनिया घूम भाग रही है, मैं यहाँ इस किताबों में घुसा हुआ हूँ, ऐसा कोई मतलब डिमोटिवेट नहीं हुआ? नहीं सर, मेरे टीचर हमेशा बोलते थे अगर आप 1 साल अच्छे से मेहनत कर सकते हो, कर लेते हो, तो फिर आपको दोबारा ऐसे कमरे बंद नहीं रहना पड़ेगा, केवल 1 साल आपको मेहनत करनी है, उसके बाद पूरी लाइफ एंजॉय करनी है। क्या बात है, बहुत अच्छा टीचर ने बताया, सही बात है। 1 साल की संघर्ष होता है, 1 साल की मेहनत, अगर हमने एक बार अच्छे से कोई काम कर लिया तो उसके बाद फिर हमारा क्या होता है कि हम आगे बहुत बढ़िया कर पाते हैं। सही है। तो अच्छा, डिस्ट्रैक्शन आपने बताया कि क्या था आपका, ये नहीं बताया अभी आपने? सर मेरा डिस्ट्रैक्शन क्या था? अगर आप कोई एक चीज मानना चाहो, जैसे हमारे जीवन में 1000 चीज होती है, अगर आप किसी एक को, तो आप डिस्ट्रैक्शन किसको मानते थे? डिस्ट्रैक्शन क्या था आपके लिए? घर वाले थे कि फोन था कि और कोई चीज थी? डिस्ट्रैक्ट कहाँ से होते थे आप? मैं तो यार डिस्ट्रैक्ट नहीं होता था, मैं जैसे क्लासेस ज्वाइन किया था, क्लासेस भी जाता था, नहीं सर ऐसे कुछ नहीं था, बस ये था मैं सोता जाता था, बस हो गया सर। नींद आपके एक डिस्ट्रैक्शन का कारण थी कि आप सोते ज्यादा थे, आप उसके थोड़ा पढ़ाई कम कर पाते थे। लेकिन मानो यार, आप जो सोते थे ना, उससे क्या होता है, रिविजन जो पढ़ा हुआ याद रखने में ज्यादा सहूलियत होती है। तो सोना डिस्ट्रैक्शन नहीं है, अगर वो एक लिमिट तक आप सो रहे हो, सोना अच्छी चीज है, सोना डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ठीक है ना? चलिए ठीक है, तो आपने बताया। अच्छा, हॉबी क्या है आपकी? स्टडी से जैसे मान लो आप कभी कभी, अब हम तो ह्यूमन बॉडी ही है, पढ़ते पढ़ते हम बोर हो गए, हमें थोड़ा सा माइंडली प्रेशर बना, तो जैसे कुछ काम होता है, कुछ इंसान कुछ काम कर लेता है अपने आप को मनोरंजन करने के लिए। आपकी हॉबी क्या है, और कैसे आप जब बोर होते थे पढ़ाई से, तो कैसे अपने आप को इंटरटेन करते थे, मनोरंजन करते थे? सर मैं जनरली जैसे 2-3 घंटे लगातार पढ़ लिया, तो उसके बाद मैं 10 से 15 मिनट छत में जाके टहल लिया, या फिर रूम में, या फिर मेरा कोई काम था मैं काम कर लिया, और नहीं तो फिर मैं यूट्यूब में सर अवध सर का वीडियो देख लेता था। अवध ओझा यूपीएससी के बहुत ही गुरु हैं, मैं उनको बहुत बड़ा फैन हूँ सर। तो सर उनका वीडियो देख लेता था, उसमें क्या था कि उसमें कॉमेडी भी थी और साथ में मोटिवेशन भी है, दोनों कॉम्बिनेशन है, तो ये चीज सर बहुत अच्छी थी, इसलिए सर जनरली मैं उनको वीडियो देखता सर। आप उनको भी जानते हैं? ये सर बहुत अच्छे सर, वो हमारे गुरु हैं, जहाँ सतनाम सिखा करिएगा, वो भी बहुत अच्छा बात करते हैं। बदौलत सर का एक यही है कि कॉमेडी साथ में मोटिवेशन को मिला के देते हैं कि बच्चों को अच्छा लगता है और एक जज्बा आता है अंदर। तो आप जब डिमोटिवेट होते थे तो आप बदौलत सर का वीडियो देखते थे। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं मोटा मोटा कि आपका दिनचर्या क्या था? शुरू सुबह शाम तक होता है पूरा? सर मैं से लेके सोने तक, तो मैं रात को मतलब 12 बजे सोता था, उसके बाद 6 बजे उठा सर, मतलब 6 घंटे की डेली स्लीप हो रही थी मेरी। और सर उसके बाद मैं जैसे फ्रेश हुआ, उसके बाद सर मैं एक मतलब 30 से 40 मिनट में मेडिटेशन करता था, मतलब डेली के डेली योगा प्लस मेडिटेशन करता था। और उसके बाद अपनी पढ़ाई हो गई सर, 2-3 घंटे पढ़ाई किया, फिर खाना बनाया, अपने से खाना बनाता था, 2 घंटे खाना बनाया, उसके बाद पढ़ाई। ये रूम की बात बता रहे हो आप? ये सब रूम में रहते थे आपने, फिर पढ़ाई आप सुबह कितने चालू कर देते थे? सर जैसे सुबह 6 बजे उठा और आधा घंटे सर ये फ्रेश होने में, और सर उसके बाद फिर अपना 30 से 40 मिनट हुआ मेडिटेशन करने में, डेली के डेली मेरा होता था। उसके बाद अपने 2 से 3 घंटे पढ़ाई किए, फिर उठे, खाना बनाए, खाना खाए, तो फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर दी। और ये शाम तक लगातार चलता रहा? फिर शाम को टहलने वगैरह जाते थे? नहीं सर, कहीं नहीं।
जैसे सुबह से पढ़ रहे हैं, शाम तक बोर हो जाते होंगे तो टहलने वगैरह सर निकल वही मेरा टहलने के लिए केवल छत होता था बस, छत पे चले छत गए, में वही वहीं टहले फिर आके अपना पढ़ने लगे। ये तो जीवन बड़ा बढ़ गया था। ये तो चलिए ठीक है। अच्छा अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि आप भी एक स्टूडेंट रहे हैं, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ये सर आप जो बच्चे आजकल तैयारी, आप मान लीजिए इस तैयारी की कैसे निकल गए, Yes, आप जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ये तो सर बच्चों को किसी भी एग्जाम की तैयारी करते समय ये सर क्या गलती नहीं करनी चाहिए? ये सर सर क्या सबसे क्या सर सबसे मेन तुम्हें टाइम को ध्यान रखना चाहिए कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, सबसे टाइम का इम्पोर्टेंट टाइम। मैनेजमेंट। और सर दूसरा कि अपने जैसे अगर ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किए हैं या फिर ऑनलाइन भी है, तो आपको कोचिंग के साथ साथ चलना है, ना कि कोचिंग में कुछ और पढ़ा रहे हैं आप कुछ और पढ़ रहे हैं, या फिर सर पढ़ा के आगे निकल गए आप उसी को पढ़ ही नहीं रहे घर में, तो सर उससे बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है। इससे आप कहीं ना कहीं फिर कुछ टाइम बाद आप डिप्रेशन का शिकार होंगे। इससे अच्छा है कि आप टीचर के साथ साथ चलना है आपको मेन। आपका सुझाव ये है कि जी सर। पहली बार टाइम का मैनेजमेंट करो। जी सर दूसरा सुझाव आपका ये है कि जो आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली है जी सर आप उस पर फिर आंख बंद के भरोसा करो। जी सर बराबर ये नहीं कोचिंग आपने ज्वाइन कर ली भरोसा नहीं कर रहे हो, सर कुछ और पढ़ा रहे हैं तुम कुछ और पढ़ रहे हो, जी सर बाद में सिलेबस मैच नहीं होगा तो फिर जी सर। डिमोटिवेशन आएगा। हाँ तो ये आपकी सलाह है। तो जिससे अगर नहीं पढ़ते हैं ना तो फिर बहुत बार सिलेबस हो जाता है। वो हो जाएगा। हाँ फिर उसके बाद आप टेस्ट देते हैं, टेस्ट में नंबर कम आएगा, फिर उसके बाद आप यही डिप्रेशन गलती मैं शिकार भी होंगे करता था सर। प्रद्युम्न, जब मैं भी तैयारी करता था, जब मैं कोचिंग करता था, जी ये गलती मैंने भी बहुत बार की। सर कुछ और पढ़ा रहे हैं और मैं कुछ और पढ़ गया। जब जब मैं जो पढ़ गया तो पढ़ गया, और जब सर आगे बढ़ गए तो जब मैंने वो तो पढ़ा नहीं, जब मैं दोबारा उसी को पढ़ रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा, सर तब मेरी गलती है। भाई लगा कि यार सर ने पढ़ा दिया मैं पढ़ नहीं पाया, अब वो उसी में से बंद हो गई। ये गलती मैंने भी, ये गलती बहुत बचे। सर बहुत बार स्टूडेंट मैं देखा हूँ कि मतलब जैसे ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किए रहते हैं, उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, तो सर बहुत से बच्चे मैं देखा हूँ कि वो ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज है हाँ। उसके बेसिस पे अपना पढ़ने लगते हैं, फिर आधा उसको पढ़ते हैं आधा इसको आधा पढ़ते इसको हैं, पढ़ते हैं। ना तो इधर इस तरफ रह जाते हैं ना तो उस तरफ मैं रह यहाँ जाते का हैं। रह गया, उनको मैं वहाँ किसी का एक रह को गया। फॉलो करना चाहिए 100%। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। Yes, sir. तो अच्छा ये बताइए Yes, sir. कि गलतियां आपने बता दिया ना, आपने कोचिंग कहाँ से की, ऑनलाइन की कि ऑफलाइन की? नहीं सर मैं ऑफलाइन किया सर, हैं? मतलब जनरली मैं ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया था, विद 2 ड्रॉप लिया था, उसके बाद मैं सेल्फ स्टडी किया था सर एक साल। Yes, sir. और जहाँ पर मुझे डाउट आता था तो वहाँ पर मैं यूट्यूब की हेल्प ले लेता था। तो आपने ऑफलाइन कोचिंग की है और जहाँ पे आपको डाउट आता आपने ऑनलाइन Yes, sir. थोड़ा वो तो सहारा। कई बार क्या होता है कि हम क्लास ज्वाइन नहीं किए या फिर वहाँ का फोकस रहे, वो हाँ, चीज अगर बराबर समझ में नहीं आता है तो यूट्यूब से मैं जनरली देख लेता था। चलिए Yes, बहुत sir. बढ़िया। आपका मतलब दोनों से रहा, जनरली आपने मोटा मोटा Yes, कोचिंग sir. किया है ऑफलाइन और Yes, sir. कभी कभार थोड़ा बहुत ऑनलाइन भी देख लिया है। Yes, sir. ऐसा जनरली हर इंसान के जीवन में एक इंसान ऐसा हो जो आइडियल होता है उसका। Yes, sir. अगर मेरा पूछोगे तो मेरे हैं विकास कीर्ति जी, Yes, जो दृष्टि की ऑनर है, मैं उनका Yes, sir. मतलब तहे दिल से बहुत बड़ा सम्मान करता हूँ और मेरे लिए एकदम वो भगवान तुल्य है, मैं उनको Yes. इतना मानता हूँ। Yes, sir. मैं उनके पर्सनालिटी से इतना प्रभावित रहता हूँ, वो मेरे आइडियल है, इंस्पिरेशन है। Yes, जब sir. मैं उनसे मिला तो मैं उनका बड़ा फैन हो गया, है Yes, ना? sir. तो आपके जीवन में ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो आपके लिए आइडियल था, आपका इंस्पिरेशन था? सर मैं अगर किसी एक पर्सन की बात करूँ तो सर वो मेरे मतलब फिजिक्स वाले टीचर ही है, हाँ, जो मुझे इस डायरेक्शन में ले आए, इतनी अच्छी स्थान में मुझे ले आए सर। क्योंकि सर मुझे इसके बारे में सर कोई जानकारी कोई नहीं थी, जानकारी नहीं थी। तो कुछ भी ना तो मेरे रिलेशन में कोई है सर, हाँ, तो सर वो सर मुझे इस फील्ड में बताए और इसलिए और एक अच्छी मतलब पूरा मुझे गाइड करते थे कि सर तू बेटा तुम्हें ऐसे करना है, पूरा मुझे गाइड करते रहे इससे। जनरली हमारा इंस्पिरेशन वही बनता है जो Yes, sir. हमें गाइड करता है, जो हमें सही राह पे, जो Yes, हमें sir. ये बताता है कि तुम्हें करना क्या है। Yes, sir. और आप जैसे आपने बताया कि आपके सर थे, उन्होंने आपको ये तो बताया कि बंदा तुम्हें एक्चुअल में करना क्या है, Yes, sir. तुम उस तरफ चल पड़े। Yes, भाई sir. उनसे बड़ा इंस्पिरेशन कौन हो सकता है आपके लिए? बहुत बढ़िया, सही है। आपका पढ़ने का बेस्ट टाइम क्या था जब आप पढ़ाई करते थे? सर मैं अगर मैं पढ़ने की बात करूँ तो मैं जैसे सुबह उठा 6 बजे, उसके मेडिटेशन मतलब किया, पढ़ा तो उसके बाद मैं पढ़ाई करता मतलब हाँ। पूरा दिन मैं पढ़ाई करता हूँ। अगर मैं बेस्ट टाइम की बात करूँ तो मेरा मेन फोकस ये रात में सर होता था सर। रात में आप पढ़ते Yes, हैं कि भाई एक टाइम ऐसा होता है जिस टाइम हमें थोड़ा ज्यादा आउटपुट मिल पाता है Yes, ना? sir. मेरे सर रात 12 से 1 बजे तक पढ़ता था दिन। रात ज्यादा तो आपको पढ़ते हैं ना? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया है। अच्छा आप ये बताइए कि जैसे आपने स्टडी जो आप 24 घंटे होते हैं, Yes, इसको sir. आपने कितने घंटों में बांटा था? कितने घंटे पढ़ते थे, कितने घंटे सोते थे, कितने घंटे और काम करते थे? नहीं सर मेरे केवल 6 घंटे सोना, हाँ, आधे घंटे का मेडिटेशन हाँ, और 2 घंटे खाना बनाना, बाकी इसके अलावा टाइम पढ़ाई। चलिए बहुत बढ़िया है, ऐसे ही होना इसके अलावा चाहिए। सर कोई ना कोई हाँ, एंजॉय ना कुछ। 6 घंटे पढ़ते थे और 6 घंटे सोते थे आप? यस सर। कम सोते थे आप, अब तब भी आप कह रहे हो कि सोना मेरा डिस्ट्रैक्शन था। कितना चाहते हो भाई? 3 घंटे कभी सोना कभी सर दिन में सो जाता था सर, वही डिस्ट्रैक्शन था बस। सोना 8 घंटे चाहिए इंसान को, और आप 6 घंटे तो फिर आप बहुत कम सोते थे। Yes, sir. इस तैयारी में आपकी मतलब हेल्प किसने की सबसे ज्यादा?
सर इसमें सर मेरा फैमिली सर बहुत हेल्प की इसमें कि सर उसमें मतलब उनके पास कोई भी काम रहता था या कुछ भी है तो मुझे कभी परेशान नहीं किए तो सर वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहे कि बेटा तू पढ़ना है या फिर मेरी सिस्टर है तो हमेशा मोटिवेट किए कि तुम्हें ऐसा करना तुम्हें पढ़ाई करना है। दूसरा घर का बहुत सारे काम रहते हैं सर, जैसे हम लोग खेत लेकर का काम करते हैं तो सर वो कभी मेरे खेत में काम करने नहीं बोले या फिर ये भी नहीं बोले कि तुम पढ़ाई मत करो या फिर बोले कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, इस टाइप का सर कुछ नहीं हुआ सर। मतलब कि आपके पापा जी ने आपसे कभी कोई काम नहीं सर, वो खुद खुद इतनी दूसरे के यहाँ काम खुद करते दूसरे थे के, हाँ मतलब दूसरे के खेत लेके काम कर रहे हैं सर, और आपसे कहा पढ़ो बेटा, अब तुम पढ़ाई करो बस। कोई काम मत करो। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात। कौन कौन घर में है आपके? सर मैं 2 भाई और 3 बहन है मेरे। टोटल 5 लोग जी हैं। सर। आप सब छोटे हैं क्या घर में? नहीं सर, मेरी छोटी हुई सिस्टर है। अच्छा अच्छा, आप सेकंड नंबर पे। यस सर। चलिए, देखो अगर ऐसे फादर किसी को मिल जाए कि जो ये कहे कि तू कर बेटा जो करना है, मैं बाकी देख लूंगा, तो एक अलग ही इंसान के अंदर मोटिवेशन आता है। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, जो आपने मुकाम हासिल कर लिया, यस सर। इसको पाके आप संतुष्ट हैं पूरी तरह से कि अभी कुछ और बचा है जीवन में, कि आप अपने को लास्ट में कहाँ देखते हो, अंत में कि मैं यहाँ पहुंचना चाहता हूँ? सर नेट के थ्रू मेरा एमबीबीएस सिलेक्शन हो गया सर, ये हाँ। मेरे लिए सर बहुत बड़ी बात है। हाँ, और सर ये, लेकिन सर ये मेरा पहला स्टेप है, हाँ। लेकिन सर मेरा जो मेन गोल है तो कार्डियो सर्जन बनना है। कार्डियो सर्जन बनना Yes, sir. है आपको। कार्डियो सर्जन, अगर मैं ठीक समझता हूँ तो कार्डियो मतलब होता है हार्ट के Heart, बारे में। yes, sir. हार्ट को अंदर बाहर करना है ना, यस सर। दिल को ऑपरेशन करना, ये Yes, आपका yes, मेन sir. सपना है ना। यस सर। चलो बहुत, भगवान करे, ईश्वर करे कि आपका ये सपना पूरा हो। और Yes, लास्ट में कहा, बस यही आपकी फाइनल डेस्टिनी है यस कि सर। मुझे लास्ट में कार्डियो सर्जन बनना है, उसके बाद सर समाज की सेवा करनी है सर। समाज की सेवा करनी है। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी का दिल ठीक करोगे यार, इससे बड़ी सेवा क्या ही होगी समाज की। Yes, sir. बहुत बढ़िया। यही सर मैं आप अपनी लाइफ के एक पार्ट बताना चाहूंगा बताओ। कि सर मैं मतलब 1 से 2 साल पहले मेरी मम्मी को ट्यूमर हो गया था, अरे, तो उसके बाद ये अपने संजय गांधी हॉस्पिटल में एडमिट करवाए थे। तो उसमें 2 से ढाई महीने उनको एडमिट करके रखा। मैं वहाँ पे उनकी लापरवाही देखा, मतलब वहाँ के डॉक्टर की और वहाँ के जो मतलब स्टाफ के स्टाफ पर्सन। की, हाँ। हाँ, तो सर वहाँ पे 1 से 1.5 महीने में उनका काम आराम से हो सकता था, लेकिन उनकी लापरवाही की वजह से उनको 2.5 महीने लग गया। तो सर ये चीजें मुझे बहुत हमेशा मोटिवेट करती थी कि तुम्हें कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा बनना है, तुम्हें इसमें कुछ कहीं ना कहीं सुधार करना है। कि जो आज मैं झेल रहा हूँ अपनी माँ को लेके, कोई अगला व्यक्ति ना झेले। सर। तो देखो यार, अगर आपने इतना बड़ा सोचा है, आपको इसे दिक्कतें ऐसे बहुत लोगों को होती है, तो आप भी जब कभी ऐसा बनना, तो आप भी लोगों का बिल्कुल सही इलाज करना। यस सर। दिक्कत क्या है ना, आज टाइम इंसान इलाज से बड़ा परेशान हो जाता है, तो खासकर दिल वगैरह का इलाज बड़ा महंगा भी हो जाता है। यस सर। तो आपका बहुत अच्छा सपना है, भगवान करे आप एकदम अच्छे सर्जन बनो और बहुत बढ़िया डॉक्टर बनो जीवन में। सही है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये बताएं, यस सर। आपको ऐसा कभी लगा कि अगर मैं इतना तैयारी कर रहा हूँ, पहला अटेम्प्ट दिया नहीं हुआ, दूसरा अटेम्प्ट दिया नहीं हुआ, कि छोड़ देते हैं, रहने दो, नहीं हो पाएगा? सर मुझे अंदर से कभी नहीं लगा। हाँ। और सर मेरी फैमिली हमेशा सपोर्ट करती थी कि इस बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगली बार होगा, अपने प्रयास करते रहो। लेकिन सर कई बार क्या होता है, हमारे कुछ फ्रेंड होते हैं या फिर कोई गांव के पर्सन होते हैं, तो बोलते हैं कि बेटा नहीं हो रहा है, इसको दूसरे फील्ड में भेज दो, इसको फौज में भेज दो या आर्मी में भेज दो, कहीं भेज दो इसको। तो सर वो बोलते रहे, हालांकि मैं कभी ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरी फैमिली मेरे साथ थी, तो इसलिए सर मतलब छोड़ने का विचार नहीं सर कभी नहीं आया। ये था कि एक दिन हो जाएगा। यस सर। मतलब आपको बड़ा दृढ़ निश्चय था इसके लिए। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, आपके जब आपने तैयारी किया तो घर वालों ने क्या सेक्रीफाइस किया सर उस टाइम पे? सर पहली बात तो सर मेरे लिए सर वो पैसा दे रहे थे, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनके पास सर खुद पैसे नहीं है, तो दूसरे खेत में काम कर रहे हैं, उसके बाद मेरे लिए पैसा कलेक्ट कर रहे हैं और मुझे पैसा दे रहे हैं। सर ये बहुत बड़ी बात सर मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए सर, क्योंकि सर नीट की कोचिंग के लिए सर बहुत ज्यादा पैसा लगता है सर। और देखिए, उन्होंने पैसा इसीलिए दिया कि आपके अंदर मेहनत करने की जज्बा था, तो देखते कि बच्चा हमारा मेहनत इतना कर रहा है कि निकाल ले जाएगा, और आपने आज उनकी मेहनत को सही साबित कर दिया, इसीलिए पेरेंट्स आपको इतना बिलीव करते थे। अच्छा, एक बड़ा मतलब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जनरली मैं पूछ ही लेता हूँ लोगों से। जब हम तैयारी में होते हैं तो हम बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन तो होते थे, सोशल मीडिया तो होता ही है, क्योंकि हमें किसी से प्यार वार भी हो जाता है। ऐसा कभी हुआ कि जब तैयारी में थे आप, किसी लड़की से आपका कोई चक्कर चल गया, कहीं किसी से प्यार मोहब्बत में पड़ गए हो? ऐसा कभी? नहीं सर, मेरा प्यार तो केवल मेरे बुक के लिए था। अरे वाह, क्या बात है। तो कभी ऐसा, कभी आप किसी चक्कर में से नहीं पड़े, है ना? नहीं सर, कभी नहीं सर। मतलब जनरली ऐसा लोग कहते हैं कि ऐसा जब चक्कर में पढ़ोगे तो पढ़ नहीं पाओगे। जरूरी नहीं है कि आप लड़की को फ्रेंड बनाओ, जो आप लड़के को बेस्ट फ्रेंड बना सकते हो। मेरे भी 2 बेस्ट फ्रेंड थे, तो सर मेरी हर चीज में हेल्प करते थे, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में है तो हमेशा हेल्प करते थे। लड़की से मेरा कोई रिलेशन नहीं था सर। तो आपकी जो सबसे प्रिय चीज थी वो थी बुक आपकी, है ना? यस सर। देखिए, ये आज हमारे साथ थे प्रद्युम्न जी, जो कि अपने बारे में बताया, उन्होंने बहुत कुछ किया, और मैं खुद इससे बड़ा इंस्पायर होता हूँ। मैं क्या बताऊँ, उनके फादर जी जो हैं वो दूसरे का जमीन लेके काम करते हैं
और ये व्यक्ति जो थे ये बाहर रह के पढ़ाई करते थे और इनके पेरेंट्स लोग दिन भर खेत में काम करना, पैसे इकट्ठा करना और फिर इस बंदे के लिए पैसे भेजना। और आज इस बंदे ने वो चीज प्रूव कर दिया कि जो मेरे फादर लोगों ने सेक्रीफाइस किया, आज उसको मैंने वो लौटा दिया उसको। तो ये बहुत अच्छा है, एक माँ बाप के लिए बहुत गर्व की बात है और एक बेटे ने उनका इतना अच्छा काम किया। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप भी अपने आप को मोटिवेट रखें और क्यों नहीं होगा, आज नहीं का हर चीज होती है, पेपर कोई भी हो, जीवन में संघर्ष बनाए रखें, साहस बनाए रखें और मोटिवेट रहें, हर एग्जाम निकल जाएगा। तो आज की कड़ी में बस इतना ही, हमारे साथ थे प्रद्युम्न जी। तो नमस्कार आज के लिए। और आपको अगर हमारी बातें अच्छी लगती हैं और अगर ये कड़ी हमारी सही लगती है आपको, तो आप हमें शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय हिंद, धन्यवाद।